हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में फिजिक्स बाय आनंद सर अयोध्या। और ये लेक्चर नंबर 3 है। लेक्चर नंबर 2 में हम लोगों ने बात की थी फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में, और उसमें हमने आपसे कहा था कि जनरली 2 टाइप की क्वांटिटीज़ लिखी जाती हैं, जिनमें एक को हम कहते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी है और दूसरे को हम कहते हैं कि स्केलर क्वांटिटी है। उसमें हमने आपको ये बताया था कि जो वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं उनके पास डायरेक्शन होता है, इन व्हाट डायरेक्शन वी मूव, और उनके पास मैग्नीट्यूड होता है, हाउ मच। दूसरी जो क्वांटिटी होती है वो स्केलर थी। स्केलर में यह कहा गया था कि सिर्फ और सिर्फ हाउ मच की बात करते हैं, मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, उसमें डायरेक्शन का कहीं कोई इंक्लूड नहीं होता है। और 3 और क्वांटिटी हमने आपको उसमें बताई थी जो एक्सेप्शनल इस्तेमाल होती है, कंडीशनल इस्तेमाल होती है। एक टेंसर था जो अलग अलग स्थितियों में कभी वेक्टर की तरह कभी स्केलर की तरह काम करता है। एक फेजर था जिसमें हमने आपसे कहा था सिंपल हार्मोनिक मोशन, अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग वोल्टेज, इन सब की बात करें उनके लिए जो इस्तेमाल होती थी वो फेजर क्वांटिटी थी। और एक लास्ट क्वांटिटी हम लोगों ने पढ़ी थी रेशियो, कि कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनके पास यूनिट्स नहीं होती है, तो उनको हम कहते हैं कि वो जो है रेशियो क्वांटिटी है। हमने आपसे कहा था जैसे रिलेटिव डेंसिटी हो गई, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, जिनको आप कह सकते हैं कि ये जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हिंदी में कहते हैं अपवर्तनांक होता है, रिलेटिव डेंसिटी को कहते हैं सापेक्षिक घनत्व होता है। एक और क्वांटिटी हमने आपसे शेयर की थी जिसका नाम था स्ट्रेन, जिसमें हमने आपसे कहा था कि ऊपर जो डायमेंशन लिखी जाती है नीचे भी वो डायमेंशन लिखी जाती है। फॉर एग्जांपल चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। तो इस तरह की बात हुई थी। तो इतनी सारी चीजें हम लोगों ने शेयर की थी पिछले वीडियो में। और अब आज के जो टॉपिक है आपका वो ये है कि स्कोप क्या है फिजिक्स का, एक्साइटमेंट क्या है फिजिक्स का, और तीसरी चीज हम लोग यूनिट्स को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो ये बोर्ड पे आपके थोड़ा हमने लिख दिया है कि अगर हम स्कोप ऑफ फिजिक्स की बात करें तो स्कोप फिजिक्स का आप जानते हैं अनलिमिटेड है। रोज नए नए नियम खोजे जाते हैं, रोज उन पर थ्योरीज बनाई जाती हैं, रोज उन पर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, नए नए इन्वेंशन किए जाते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी जनरेट की जाती है। तो स्कोप का कहीं कोई आदि अंत नहीं है। अभी जैसे जैसे डिस्कवरी बढ़ती जाएगी उससे फिजिक्स में लेंथ और ज्यादा डेप्थ होती चली जाएगी। तो अनलिमिटेड कह सकते हैं। लेकिन अभी तक का जो मामला है उसके लिए 3 अलग अलग डोमेन बनाई गई है। डोमेन का मतलब होता है रीजन, क्षेत्र। अब उसके लिए पहला जो है वो मैटर्स की बात करते हैं। मैटर्स क्या है, ये हम पिछले 2 वीडियो से आपसे बार बार कह रहे हैं कि तमाम अलग अलग स्टेट्स जो होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये सब, इन सबको जो है कैटेगरी में रखा जाता है मैटर्स। मैटर्स के लिए डोमेन बनाया गया है माइक्रोस्कोपिक। ये हमने आपसे जो है पिछले 2 वीडियो में भी शेयर किया है। माइक्रोस्कोपिक का मतलब होता है कि बिग स्केल पे आप हैं। अब उस बिग स्केल पे आप किसके किसके बारे में पढ़ेंगे, पहला टेरेस्ट्रियल और दूसरा होता है एस्ट्रोनॉमिकल। ये दोनों अंग्रेजी के शब्द हैं। टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है एट ग्राउंड, जिसको कहते हैं भौमिक, जो हमारे आसपास की चीजें हो। दूसरा होता है एस्ट्रोनॉमिकल, जिनको हम ये भी कह सकते हैं कि वहां पर हम सेलेस्टियल बॉडीज के बारे में पढ़ते हैं। सेलेस्टियल की हिंदी होती है आकाशीय, जैसे प्लैनेट्स हो गए, जैसे सन हो गया मतलब स्टार, और भी तमाम सारे छोटे छोटे पिंड जो आपको आकाश में दिखते हैं, तारे हो गए तमाम सारे, उनके बारे में जो ब्रांच है वो कहलाती है एस्ट्रोनॉमिकल। अब इनको पढ़ने के लिए इसका मतलब ये हुआ कि माइक्रोस्कोपिक के अंदर हम 2 अलग अलग चीजों को पढ़ते हैं। एक टेरेस्ट्रियल जो एट ग्राउंड होती है, और दूसरा एस्ट्रोनॉमिकल, जिनको हम कह सकते हैं कि वो आउटसाइड टू अर्थ होती है, उसके किनारे रिवॉल्व करने वाले लोग भी हो सकते हैं, जो हमको बाहर से तमाम सारे पुच्छल तारे कह सकते हैं, धूमकेतु कह सकते हैं, मून कहा जा सकता है, मंगल कहा जा सकता है, मतलब हमसे दूर वाली चीजें। अब इनके लिए 2 अलग अलग ब्रांचेज हैं फिजिक्स में, जिनमें आगे चल के जो है वो पीजी लेवल पे उनमें एमएससी होती है। जैसे बीएससी होगा, फिर उसके बाद एमएससी होगा। तो एमएससी में एक ब्रांच है, कई सारे यूनिवर्सिटीज में, मोस्टली तो ज्यादा नहीं है, लेकिन बीएचयू जैसे यूनिवर्सिटीज में इसके लिए एक ब्रांच है जियोफिजिक्स। कि अगर आप टेरेस्ट्रियल की बात करते हैं तो वहां आप जियोफिजिक्स पढ़ेंगे। वो फिजिक्स की जो ब्रांच कहलाएगी माइक्रोस्कोपिक रीजन पे, वो कहलाती है जियोफिजिक्स। दूसरी बात, अगर आप आगे चलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल बात करते हैं तो फिर उसके लिए एस्ट्रोफिजिक्स होता है, जिनके लिए जो काम करते हैं उनको एस्ट्रोनॉट्स कहते हैं। तो ये कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स जो बिग लेवल पर काम करती है उसके लिए 2 अलग अलग ब्रांचेस बनाई गई है। टेरेस्ट्रियल जो एट ग्राउंड आपको एनालाइज कराती हो, दूसरा एस्ट्रोनॉमिकल जो आउटसाइड द ग्राउंड, आउटसाइड द अर्थ आपको एनालाइज कराती हो, वो है एस्ट्रोफिजिक्स। अब इनके लिए माइक्रोस्कोपिक की अगर हम बात करें या मैटर की बात करें तो इस डोमेन में किस तरह की क्वांटिटी हम देखते हैं, डेंसिटी कितनी होगी, वॉल्यूम कितना होगा, विस्कोसिटी कितनी होगी, वेट कितना होगा, ये सब छोटी छोटी क्वांटिटीज हैं जिनको हम कह सकते हैं कि ये माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज हैं, बड़े लेवल की क्वांटिटीज। दूसरा सेक्शन जो इसका आता है
वो हो जाता है माइक्रोस्कोपिक। अब माइक्रोस्कोपिक अगर हम बात करें तो माइक्रोस्कोपिक का मतलब है कि हम एक छोटे लेवल पे आ गए हैं। तो छोटे लेवल पर आते हैं तो लिखा जाता है कि स्मॉल स्केल है। अब इसमें क्या पढ़ते हैं, इस माइक्रो को बनाने में किन छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल का रोल है। अब वो पार्टिकल क्या हो सकते हैं, वो हो सकते हैं मॉलिक्यूल्स जिनको आप जो है अणु कहते हैं, वो हो सकते हैं एटम्स जिनको आप परमाणु कहते हैं, वो हो सकता है न्यूक्लियस जो एटम्स के अंदर होता है एक ठोस स्थिति उसकी, उसको न्यूक्लियस कहते हैं। तो ये सारी चीजें मॉलिक्यूल्स के बारे में, एटम्स के बारे में, न्यूक्लियस के बारे में, इन सब के लिए हम जो है एक डोमेन तैयार करते हैं फिजिक्स का, वो कहलाता है माइक्रोस्कोपिक। स्मॉल स्केल पर है स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल ऑफ मैटर, कि मैटर किन छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। तो ये सारी चीजें आप एनालाइज करते हैं माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स में। और एक छोटी सी बात हमने आपको समझाई थी कि अगर हम एक सिस्टम बनाए इसका, तो यूनिवर्स को कैसे आप डिस्क्राइब करते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे यूनिवर्स होता है, यूनिवर्स में तमाम सारे मैटर होते हैं, मैटर छोटी छोटी बॉडीज में डिवाइड होते हैं, फिर बॉडीज के आगे बढ़ते हैं तो ये मॉलिक्यूल हो जाता है जिस तरह से यहाँ लिखा है, फिर मॉलिक्यूल एटम्स में टूट जाते हैं, एटम्स के अंदर न्यूक्लियस होता है, बाहर इलेक्ट्रॉन जैसी चीज होती है, नाम शायद आप जानते हो इलेक्ट्रॉन का। तो ये सब धीरे धीरे हम लोग आगे पढ़ेंगे फिजिक्स में। तो अभी अगर हम बात करें तो स्कोप ऑफ फिजिक्स में एक सेक्शन आपको हमने बताया कि माइक्रोस्कोपिक होता है बिग लेवल पर, जिनमें इस तरह की टेरेस्ट्रियल और एस्ट्रोनॉमिकल चीजें पढ़ी जाती हैं। दूसरी माइक्रोस्कोपिक होती है जहाँ पे मॉलिक्यूल्स के बारे में, एटम्स के बारे में और न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा जाता है। तीसरी एक छोटी सी चीज और है इन दोनों के बीच, जिनको छोड़ के, कि माइक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक के बीच एक मेसोस्कोपिक चीज होती है। अब मेसोस्कोपिक क्या है, तो अगर हम मेसोस्कोपिक बात करें तो नैनो टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, कभी छोटे स्तर पे चला जाता है। तो नैनो टेक्नोलॉजी की बात करें, नैनो फैब्रिकेशन की बात करें, जैसे चिप बनाना हुआ छोटे छोटे स्तर पे, जो मोबाइल कंप्यूटर इन सब में लगती है, तो इन सब के लिए जो एक डोमेन है वो कहलाता है किसका, मेसोस्कोपिक। तो कुल मिलाकर फिजिक्स का जो स्कोप है वो इन्हीं 3 डोमेन के अंदर आता है। एक मैटर से आगे बढ़े मॉलिक्यूल, एटम्स और न्यूक्लियस, और फिर इन दोनों को छोड़कर एक मेसोस्कोपिक जो इन दोनों के बीच में कह सकते हैं, या इन दोनों को छोड़कर कह सकते, तीसरा डोमेन है। और इनके लिए जो एग्जाम्पल है वो है कोहेरेंस लेंथ ओवर टाइम। ये इस तरह के टर्म जो है इस्तेमाल होते हैं। आगे चल के आप एक ब्रांच है फिजिक्स की जिसको ऑप्टिक्स कहते हैं, प्रकाशिकी, उसमें आप इस तरह के नाम सुनेंगे कि कोहेरेंस लेंथ क्या होता है, कोहेरेंस टाइम क्या होता है। तो ये सारी चीजें आपको जो जाननी है वो होती हैं किसमें, स्कोप ऑफ फिजिक्स में। अब बात करते हैं एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स की, कि फिजिक्स का एक्साइटमेंट क्या है। तो एक्साइटमेंट बहुत सारा है, वैसे भी फिजिक्स बहुत इंटरेस्टेड है। आप जानते हैं कि दैनिक जीवन में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली अगर कोई साइंस की ब्रांच है तो वो फिजिक्स है। तो अगर एक्साइटमेंट की बात करें तो अब एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स में क्या है, एक्सपेरिमेंट्स, तमाम सारे एक्सपेरिमेंट आप जानते हैं जो फिजिक्स में आपको पढ़ाए जाते हैं। तमाम ढेर सारे साइंटिस्टों ने पहले एक्सपेरिमेंट किए, फिर एक्सपेरिमेंट से ऑब्जर्वेशंस किए, फिर उनसे थ्योरीज बनाई, फिर धीरे धीरे उन पर टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाया गया। तो पहला जो होता है इसका वो एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स में कि वो क्या जरूरी है कि हम एक्सपेरिमेंट्स देखें। दूसरी चीज जो है वो डिस्कवरी है। वो डिस्कवरी किसकी होनी चाहिए, नेचर के सीक्रेट्स की। जैसे कोई चीज पृथ्वी पर गिरती है तो क्यों गिरती है, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है तो क्यों लगाती है, आपका मून अर्थ के चारों तरफ घूमता है, चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है तो क्यों लगाता है। उन सीक्रेट्स को जानने के लिए भी आपको डिस्कवरी चाहिए। वो सारी चीजें भी किसमें जाती हैं, एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स में। तीसरा, अप्लाइंग लॉज ऑफ फिजिक्स फॉर प्रैक्टिकल पर्पज, कि आप क्या करें, प्रैक्टिकल आपको करना है तो आप फिजिक्स के नियम प्रैक्टिकल में लगाएं। अब एग्जाम्पल क्या है, जैसे हम लोग मोटर का इस्तेमाल करते हैं, जनरेटर का इस्तेमाल करते हैं, इन्वर्टर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारी चीजें कहाँ जाती हैं, हम इन सब में फिजिक्स के रूल लगाते हैं और वहां से प्रैक्टिकल करते हैं। उस प्रैक्टिकल का जो रिजल्ट होता है वो हमारे लिए यूजफुल होता है। लास्ट जो सेक्शन है इसका वो होता है टेक्नोलॉजी और उस टेक्नोलॉजी का सोसाइटी में इस्तेमाल। अब क्या है, मोबाइल फोन, ये किसी टेक्नोलॉजी पे आधारित है और हमारी सोसाइटी में लगभग सबके पास है। तो अंतिम सेक्शन जो इसका है, या और भी एक्साइटमेंट में बढ़ सकता है, लेकिन अब हम इतना ही जो है समरी देना चाहेंगे आपको, कि और ज्यादा आप इधर उधर से भी देख सकते हैं। तो लास्ट जो है वो टेक्नोलॉजी और सोसाइटी का कॉम्बिनेशन है, वो भी एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स ही है। अब उसके लिए एग्जाम्पल क्या हो सकता है, एक हीट इंजन बहुत पहले बना था, एक सोडी कर्नाड साइंटिस्ट हुआ करते थे, उन्होंने हीट इंजन का कॉन्सेप्ट दिया था, जो आप आगे थर्मोडायनामिक्स जैसी ब्रांच में पढ़ेंगे। कंप्यूटर हो गया, मोबाइल हो गया, लैपटॉप्स हो गए, पंखे हो गए, तमाम सारी चीजें आप कह सकते हैं। अब इन सब की समरी क्या है, वो ये है कि फिजिक्स का सीधा सीधा किससे मतलब है, टेक्नोलॉजी से, और ये एक दूसरे के लिए जो है वो कॉम्प्लीमेंट है।
फिजिक्स है तो फिर टेक्नोलॉजी है, और अगर टेक्नोलॉजी और बढ़ानी है तो फिर क्या करना है, फिजिक्स में बहुत ढेर सारे नए नए नियम चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि टेक्नोलॉजी और फिजिक्स एक दूसरे का क्या है, कॉम्प्लीमेंट, एक दूसरे के पूरक। अगर फिजिक्स नहीं है तो टेक्नोलॉजी नहीं है, और टेक्नोलॉजी और आगे बढ़ानी है तो बिना फिजिक्स के संभव नहीं है। इसका मतलब यह है कि जैसे जैसे आप टेक्नोलॉजी बढ़ाना चाहते हैं वैसे वैसे आपको फिजिक्स में नए नए रूल देखने पड़ेंगे। तो कुल मिलाकर यह कह सकते हैं कि ये जो एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स है वो कहीं ना कहीं फिजिक्स और टेक्नोलॉजी के बीच का ब्रिज है, और इसी हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं यूनिट्स की। आपने जो है स्कोप ऑफ फिजिक्स जान लिया है, आपने एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स जान लिया है, अब बात करते हैं यूनिट्स की। तो हमने आपसे कहा था पिछले वीडियो में कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डिनोट करने के लिए एक छोटा सा सिंबल है। सिंबल ये है P इज इक्वल टू NAU। अब N क्या है, N होती है न्यूमेरिकल वैल्यू, और U क्या होती है, यूनिट। हमने आपको एग्जांपल समझाया था कि मान लीजिए आप कोई कपड़े की बात करें तो कपड़े की आप लंबाई कैसे देखेंगे, तो कहेंगे कि 4 मीटर। तो अब इसमें 4 क्या है, वो कह सकते हैं कि ये जो है इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है। मीटर क्या है, ये इसकी यूनिट है। तो अब हमको बात करनी है यूनिट्स की। तो आप फिजिक्स में थोड़ा सा देखें तो फिजिक्स की एक डेफिनेशन ये भी कहती है कि फिजिक्स क्या करती है, ये डिस्क्राइब करती है लॉज ऑफ नेचर, और उस नेचर के डिस्क्रिप्शन को क्वांटिटेटिव तौर पर, मतलब तमाम सारी क्वांटिटी आपको चाहिए कि अगर आप उस लॉज ऑफ नेचर को डिस्क्राइब करना चाहते हैं तो उस डिस्क्रिप्शन के लिए आपको क्वांटिटीज की जरूरत पड़ती है। उन क्वांटिटीज को जोड़कर आप इक्वेशंस बनाते हैं, उन इक्वेशंस के हिसाब से कोई लॉज बनता है, कोई प्रिंसिपल बनता है। अब इस क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन में क्या इन्वॉल्व होता है, दो बड़ी चीजें, एक मेजरमेंट और दूसरा होता है कंपैरिजन, कि हमने कोई चीज नापी है, कोई किसी चीज का वजन किया है, कोई टाइम है, लेकिन किसके कंपैरिजन में है। अब अगर आपको उस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना है तो उस मेजरमेंट के लिए एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, उस स्टैंडर्ड को कहते हैं यूनिट। तो यहां लिखा है टू मेजर फिजिकल क्वांटिटी वी नीड सम स्टैंडर्ड दैट इज कॉल्ड यूनिट ऑफ दैट क्वांटिटी। इसका मतलब है किसी फिजिकल क्वांटिटी को अगर हम मेजर करना चाहते हैं तो हमको एक स्टैंडर्ड चाहिए, और वो स्टैंडर्ड क्या कहलाता है, उस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट। एक छोटा सा एग्जांपल हम आपको बताते हैं कि अगर आपसे कोई पूछे तो आप ये कहेंगे कि हॉर्स इज फास्टर देन गोट। आप ये जानते हैं कि घोड़ा बकरी से तेज दौड़ सकता है, लेकिन ये जो तेज दौड़ने का काम है इसे आप क्या बताएंगे, इन व्हाट। तो आप कहते हैं कि इसके लिए हम स्पीड टर्म का इस्तेमाल करते हैं कि हॉर्स की स्पीड ज्यादा है, गोट की स्पीड कम है। अब ये जो स्पीड है इसका मेजरमेंट किसी न किसी यूनिट्स में आपको करना पड़ेगा। 20 किलोमीटर पर आवर, 15 किलोमीटर पर आवर, 100 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह का जो सिस्टम जनरेट हुआ कि जहां पर ये लगने लगा कि हमको दो लोगों का कंपैरिजन करना है, जैसे आपको हॉर्स को गोट से कंपेयर करना है, या आप कह सकते हैं कि आपके पास एलिफेंट है, एक तरफ काऊ है, तो अब एलिफेंट और काऊ में से कौन बड़ा है, कौन वजन है, तो फिर आपको वहां वेट की जरूरत पड़ेगी, उसके लिए आप केजी वेट लिखेंगे। तो इस तरह से समस्या हुई कि जहां पर कंपैरिजनल एनालिसिस होना शुरू हुई वहां पे लोगों को लगने लगा कि अब हमको यूनिट्स की जरूरत पड़ेगी। तो ये कह सकते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हमको एक स्टैंडर्ड की जरूरत पड़ती है, जिसके टर्म में हम उसे लिख सकें, जिसके टर्म में हम किसी और से कंपैरिजन कर सकें। ये जो स्टैंडर्ड होते हैं उस क्वांटिटी को बताने वाले, उनको किसी से कंपेयर करने वाले, इन्हीं को हम एक नाम देते हैं यूनिट्स इन फिजिक्स। आगे बात करते हैं कि अब तमाम अलग अलग जगह पे लोग फ्री हैं, स्वतंत्र हैं, कोई कैसी भी यूनिट ले सकता है। तो शुरू में जब फिजिक्स में धीरे धीरे डिस्कवरी शुरू हुई, धीरे धीरे उसमें छोटे छोटे नियम आने लगे, तो अलग अलग देशों में सबकी अपनी अपनी मर्जी थी, सब एक दूसरे से स्वतंत्र थे, जिसको जो मन में आया उन्होंने वो यूनिट ले ली। इसका मतलब ये है कि सब फ्री थे, कि कोई जो अपना मन, जिनका मन किया उन्होंने ऐसी यूनिट, जिनका मन किया उन्होंने वैसी यूनिट। फिर उस लोगों को लगने लगा कि नहीं, ऐसे नहीं चल पाएगा। अगर हमको कंट्री टू कंट्री बच्चों को जोड़ना है, या हमको फिजिक्स को एक यूनिवर्सल लेवल पर, एक इंटरनेशनल लेवल पर पढ़ाना है, तो फिर उसके लिए हमको एक संस्था बनानी पड़ेगी। और उस संस्था का ये काम होगा
कि वो एक यूनिट डिसाइड करेगा, एक स्टैंडर्ड डिसाइड करेगा जिसको सारी कंट्रीज में माना जाएगा। तो उससे क्या होगा कि अलग अलग कंट्री के टीचर्स, अलग अलग कंट्री के स्टूडेंट्स के जो फिजिक्स पढ़ने का तरीका है, या फिजिक्स पढ़ने का या लिखने का या उनकी यूनिट्स मानने का या उनकी क्वांटिटी जानने का, वो एक जैसा हो जाएगा। तो उसके लिए एक छोटा सा टॉपिक हमने लिखा है, हु डिसाइडेड यूनिट। अब आपके दिमाग में आएगा कि यूनिट तो समझ में आई कि फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, फिर उस स्टैंडर्ड को हम यूनिट्स कह सकते हैं, जिसमें जो है ग्राम हो सकता है, जिसमें सेकंड हो सकता है, जिसमें मीटर हो सकता है। लेकिन अब उस यूनिट को डिसाइड कौन करेगा? तो उसके लिए ये हुआ कि एक क्वेश्चन दिमाग में चलता है कि हु डिसाइडेड यूनिट। तो फिर एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, एक सभा बुलाई गई, इसमें अलग अलग देशों के लोग थे। उस कॉन्फ्रेंस को एक नाम दिया गया, वो कॉन्फ्रेंस थी कॉन्फ्रेंस जनरल डी स्पायोट्स एट मीजर। ये थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा लिखा है, ये हम लोगों की अंग्रेजी नहीं है जो हम लोग पढ़ते हैं। और शॉर्ट फॉर्म में इसको कहा गया, इस संस्था का एक नाम रखा गया CGPM। आज की भी डेट में फिजिक्स में कुछ भी नया लिखा जाता है, फिजिक्स में कुछ भी नया माना जाता है, फिजिक्स में कोई नए मानक स्थापित होते हैं, तो फिर यही संस्था डिसाइड करती है कि अब ऑल ओवर कंट्री, अलग अलग देशों में जो स्टूडेंट्स हैं, जो टीचर्स हैं, अगर वो फिजिक्स में कुछ नया लिखना चाहते हैं, फिजिक्स में कोई नए मानक स्थापित करना चाहते हैं, तो यही डिसाइड करती है CGPM कि वो मानक क्या होंगे, और वो मानक सारी कंट्रीज को मानना पड़ता है। और इसमें तमाम अलग अलग कंट्रीज के बड़े बड़े वैज्ञानिक, आप कह सकते हैं बड़े बड़े फिजिसिस्ट, उनको शामिल किया जाता है। इंग्लिश में अगर बात करें तो ये है कि जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मीजर। अगर इंग्लिश में लिखा जाए तो ये जो ऊपर लिखा है कॉन्फ्रेंस जनरल डी स्पायोट्स एट मीजर, इसको हम सीधा सीधा पढ़ना चाहें तो जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मीजर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, CGPM। ये एक ऐसी संस्था है जो जिसने ये डिसाइड किया कि फिजिक्स में अब कौन सी यूनिट्स चलेंगी। अब उनके लिए आगे बढ़े तो अब यूनिट्स की कैटेगरी डिवाइड करने का नंबर आया। जैसे पहले आपने फिजिकल क्वांटिटी पढ़ी, तो फिर फिजिकल क्वांटिटी को अलग अलग कैटेगरी में डालने का नंबर आया। तो ये हो गया कि फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने का एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, उस स्टैंडर्ड कहा गया कि यूनिट्स होनी चाहिए। फिर ये झंझट हुआ कि कौन सी यूनिट कौन मानेगा, कोई अलग मान रहा है, कोई अलग मान रहा है, तो उसके लिए एक कॉन्फ्रेंस बनाई गई, एक संस्था बनाई गई। उस संस्था का नाम क्या है, CGPM, और जिसे हम क्या कहते हैं, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मीजर। यहां तक की बात आपको समझ में आई। अब इसके आगे बढ़ते हैं कि हम ये जाने कि यूनिट्स कितने प्रकार की हो सकती हैं फिजिक्स में, जो जिनके आधार पे हम लोग फिजिक्स आगे बढ़ेंगे। तो अगर फिजिक्स की बात करें तो अब बात करते हैं कि यूनिट्स को कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया जाए। तो डिसाइडेशन आपको समझ में आया कि CGPM डिसाइड करता है कि यूनिट्स कैसे क्या मानी जाए। अब यूनिट्स की बात करें तो मोस्टली 3 तरह की यूनिट। अब वो यूनिट क्या हो सकती हैं? पहली फंडामेंटल हो सकती है, थोड़ा बहुत आपको हो सकता है जानकारी हो। दूसरी जो हो सकती है वो डिराइव्ड यूनिट हो सकती है, और जो तीसरी यूनिट होती है उनको कहते हैं सप्लीमेंट्री। तो इन यूनिट्स को जानने से पहले इनसे रिलेटेड क्वांटिटी जानना बहुत जरूरी है। तो अगर हम यूनिट्स के लिए चूंकि फिजिकल क्वांटिटी का स्टैंडर्ड ही यूनिट है, तो पहले फिजिकल क्वांटिटी की बात कर लें। तो सबसे पहले जिसकी बात करते हैं वो होती है फंडामेंटल क्वांटिटी। अब फंडामेंटल क्वांटिटी से आगे बढ़ें तो क्या आती है, तो बात आती है दूसरी की, डिराइव्ड की, कि डिराइव्ड क्वांटिटीज है। और आगे अगर बढ़ जाए तो किसकी बात करते हैं, सप्लीमेंट्री की। तो एक चीज समझ में आई कि अगर हमको यूनिट्स पढ़नी है तो सबसे पहले हम फिजिकल क्वांटिटीज को अलग अलग कैटेगराइज कर लें। अब अगर फंडामेंटल क्वांटिटी की बात करें तो इस CGPM की कॉन्फ्रेंस में यह डिसाइड किया गया कि इस समय तो 7 टाइप्स के हैं। कुछ दिन पहले अगर आप पुरानी किताबें देखें, लगभग कुछ साल पहले की, तो उसमें लगभग 6 ही क्वांटिटी रखी गई थी। लेकिन इस समय जो रखी गई हैं वो लगभग 7 फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी है। अब उन 7 में कौन कौन है, उन क्वांटिटी की अगर हम बात करें तो आप जान सकते हैं उसमें पहला होता है लेंथ, दूसरा होता है मास, तीसरा होता है टाइम, अगला अगर बढ़े तो करंट, टेम्परेचर,
इस तरह से आगे बढ़े तो हम आपको कह रहे थे कि क्वांटिटीज कितनी, फंडामेंटल, डिराइव्ड और सप्लीमेंट्री। पहले आप ये 3 समझ गए। अब फंडामेंटल में बात करें तो पहले लेंथ हो जाएगी, दूसरी मास हो जाएगी, तीसरा टाइम हो जाएगा, चौथा करंट हो जाएगा, पांचवा टेम्परेचर, छठा इसमें जो है वो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और लास्ट जो हो सकता है वो हो सकती है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो अगर आप देखें तो यहां पर आपके पास 1 2 3 4 5 6 और 7 टाइप की फंडामेंटल क्वांटिटी लिखी हुई है। अब इसमें लेंथ क्या है, लेंथ को कहते हैं कि ये लंबाई है। मास क्या है, इसको कहते हैं कि ये द्रव्यमान है। टाइम क्या है वो आप जानते हैं, समय है। करंट क्या है, विद्युत धारा है। टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर जनरली थर्मोडायनामिकल टेम्परेचर होता है, उष्मागतिक ताप। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हिंदी में कहते हैं पदार्थ की मात्रा है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कहते हैं कि ये ज्योत तीव्रता है। तो इस तरह से कुल मिलाकर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज मानी गई। अब इनके आगे बढ़ते हैं तो फंडामेंटल के बाद जो दूसरा नंबर आता है वो किसका आता है, डिराइव्ड का। डिराइव्ड क्वांटिटी, डिराइव्ड का मतलब होता है, हिंदी में कहते हैं व्युत्पन्न। व्युत्पन्न का मतलब होता है किसी दूसरे से बनाया जाना, किसी दूसरे से डिराइव करना। अब दूसरा कौन है, फंडामेंटल की आपके पास 7 हैं। इनको मिलाकर या इन्हीं में से कुछ लोगों को मिलाकर जो नई क्वांटिटीज बनती हैं उनको कहते हैं कि वो क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटी। अब एग्जाम्पल क्या हो सकता है, एग्जाम्पल ये हो सकता है कि आपके पास एक नई क्वांटिटी आ सकती है जिसको आप कह सकते हैं वेलोसिटी। अब वेलोसिटी अगर आप थोड़ा बहुत जानते हो तो वेलोसिटी जो है डिस्टेंस क्या कहें, अगर वेलोसिटी नहीं है तो अब स्पीड लिखते हैं इसको, क्योंकि हम लोग वेक्टर और स्केलर की थोड़ी बहुत चर्चा कर चुके हैं तो इस तरह से लिखना ठीक नहीं है। स्पीड लिखें तो इसे हमको लिखना चाहिए कि ये क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस कोई लेंथ होगी 5 मीटर, 6 सेंटीमीटर, 3 मिलीमीटर, और टाइम क्या होगा, टाइम में कुछ ना कुछ होगा, सेकंड हो सकता है, मीटर हो सकता है। तो इसे आप ऐसा भी कर सकते हैं कि लेंथ अपॉन टाइम। तो अगर आप ध्यान से देखें तो लेंथ कहां से आया, फंडामेंटल क्वांटिटी से। टाइम कहां से आया, फंडामेंटल क्वांटिटी से। दोनों के रेशियो ने क्या बनाया, स्पीड। तो एक तरह से देखा जाए तो स्पीड क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटी, और बनी कहां से है, फंडामेंटल क्वांटिटी से। इसी प्रकार से आप एक और एग्जांपल देख सकते हैं, एरिया, जिसको आप कहते हैं क्षेत्रफल। तो इसमें क्या होता है, इसका जो फार्मूला है वो होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अब लेंथ भी कहीं ना कहीं और ब्रेड्थ भी कहीं ना कहीं ये लंबाई के लिए ही इस्तेमाल होती है। इसका मतलब है कि दोनों की यूनिट एक जैसी ही होगी, तो यहां पर 2 बार लेंथ भी हो सकता है। तो एरिया भी जो है वो एक तरह की क्या हुई, डिराइव्ड क्वांटिटी। तो फंडामेंटल क्वांटिटी में 7 टाइप्स के, डिराइव्ड क्वांटिटी में बहुत सारे जो शेष बचे हुए हैं तीसरी कैटेगरी को छोड़कर। तीसरी कैटेगरी हमने आपको बताई कि उसमें सप्लीमेंट्री वाले भी रखे जाते हैं। अब सप्लीमेंट्री में क्या होता है, तीसरी जो कैटेगरी है वो होती है सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री में 2 लोग रखे जाते हैं, एक होता है प्लेन एंगल और दूसरा होता है सॉलिड एंगल। तो 2 चीजें और हुई। तो अभी तक एक चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि अगर हमको यूनिट्स के बारे में जानना है तो सबसे पहले यूनिट्स के अकॉर्डिंग फिजिकल क्वांटिटी को हम डिस्क्राइब कर लें। तो फिजिकल क्वांटिटी में कितनी प्रकार की क्वांटिटी बनी, एक फंडामेंटल क्वांटिटी बनी। फंडामेंटल क्वांटिटी को सीजीपीएम के बेस पे अगर देखा जाए तो टोटल 7 टाइप्स के लोग हैं। इसमें से 6 नहीं है, इसमें 8 नहीं हो सकता है। ये 7 टाइप्स के लोग पूरी के पूरी फिजिक्स पढ़ने अथवा पढ़ाने वाले, हम लोग यही मान के चलते हैं कि ये फंडामेंटल क्वांटिटी। एक और बहुत जरूरी चीज है कि इनको फंडामेंटल क्यों कहते हैं, हिंदी में कहते हैं आधारभूत। आधार का मतलब बेस। तो इनको फंडामेंटल इसलिए कहते हैं क्योंकि इन क्वांटिटीज को आप किसी और से डिस्क्राइब नहीं कर सकते, आप कहीं और से निकाल नहीं सकते हैं। ये बेस है, ये जड़ है फिजिक्स की, इसलिए इनको कहते हैं फंडामेंटल। जबकि इनके आधार पर बनाई जाने वाली डिराइव्ड होती है, जिनको आप कहते हैं हिंदी में व्युत्पन्न। तो डिराइव में हमने आपको बताया स्पीड हो सकता है, एरिया हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, फोर्स हो सकता है, मोमेंटम हो सकता है, तमाम सारी क्वांटिटी। और लास्ट सेक्शन हमने आपको बताया कि इसमें तीसरी जो कैटेगरी है वो क्या है, वो है सप्लीमेंट्री, जिसमें आप इसको रख सकते हैं प्लेन एंगल और
सॉलिड एंगल। तो अब हम अगर बात करें तो इनका एक छोटा सा चार्ट बनाया जा सकता है, वो हम चार्ट बना दें, फिर आपको हम इसमें समझते हैं कि ये कैसे आगे इसमें हम जाने। तो अब बात करते हैं कि हम फंडामेंटल क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी और सप्लीमेंट्री क्वांटिटी की बात कर रहे थे कि फंडामेंटल वो है जो किसी और से डिस्क्राइब नहीं की जा सकती, डिराइव्ड वो है जो फंडामेंटल से ही बनती हूँ, और तीसरी है सप्लीमेंट्री, ये भी लगभग फंडामेंटल की ही तरह मानी जा सकती हैं। तो इनमें आप देख सकते हैं कि फंडामेंटल किसी भी क्वांटिटी का यूज इसमें नहीं है। तो ये कुल मिलाकर इधर एक छोटा सा चार्ट है, ये आपको बुक्स में मिल जाएगा, आपको तमाम अलग अलग जगह से अवेलेबल हो सकता है कि एक तरफ क्वांटिटीज लिखी हैं सारी, इधर नेम ऑफ यूनिट्स लिखी हैं इनकी क्या मानेंगे, और तीसरी तरफ जो लिखा है वो सिंबल लिखा है। पहला लिखा है लेंथ, यूनिट इसकी है मीटर, सिंबल होता है स्मॉल एम, दूसरा होता है मास, नेम ऑफ यूनिट आप जानते हैं किलोग्राम, इसको आप केजी में लिखते हैं। टाइम की बात करें तो उसके लिए सेकंड माना जाता है, अक्सर आप बुक्स में देख सकते हैं आवर्स भी लिखा जाता है, मिनट्स भी लिखे जाते हैं, लेकिन फंडामेंटल में इसको सेकंड नहीं मानते हैं। सिंबल इसका यस होता है। इलेक्ट्रिक करंट की बात करें तो इलेक्ट्रिक करंट के लिए यूनिट का इस्तेमाल होता है एम्पियर, सिंबल होता है कैपिटल ए। थर्मोडायनामिकल टेम्परेचर की बात करें तो केल्विन होता है, सिंबल होता है कैपिटल के। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की बात करें, हिंदी में कहते हैं पदार्थ की मात्रा है, तो उसके लिए मोल है, सिंबल होता है MOL। और लास्ट में होती है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता। तो इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, यूनिट होती है कैंडेला और सिंबल होता है CD। बात करें सप्लीमेंट्री की तो इसमें दो तरह के एंगल होते हैं, एक होता है प्लेन एंगल 2D 2 डायमेंशन, और एक होता है सॉलिड एंगल जिसको हम कहते हैं 3 डायमेंशन, 3 अलग अलग डायरेक्शंस के लिए जो 3D में चीजें होती हैं। तो उनके लिए स्टेरेडियन का इस्तेमाल करते हैं, प्लेन एंगल के लिए रेडियन का इस्तेमाल करते हैं, और सिंबल होता है RAD और SR। तो हम कुल मिलाकर यह कह सकते हैं कि हमारे पास जो यूनिट्स की बात कर रहे थे, तो हम उन यूनिट्स के लिए हमने 3 अलग अलग कैटेगरी बनाई, फंडामेंटल क्वांटिटीज, डिराइव्ड क्वांटिटीज और सप्लीमेंट्री। अब डिराइव्ड में आपको बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि डिराइव्ड ढेर सारी फंडामेंटल से ही बननी है, लेकिन इतनी तो कम से कम आपके दिमाग में होनी ही चाहिए कि आपके दिमाग में 7 फंडामेंटल्स और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स जरूर हों, तब जाके आपको बात आगे की समझ में आएगी। अब ये आपको सॉलिड एंगल कुछ नया सा लग रहा होगा, ये होता क्या है, हम तो एंगल ही जानते थे। तो आप जो 6th 7th या लोअर क्लास में एंगल पढ़ के आए हैं वो सारे के सारे एंगल 2D में है, वहाँ पढ़ते न्यून कोण होता है सर, अधिक कोण होता है सर, इस तरह का पढ़ते थे। तो वो सारे के सारे एंगल आपको हम जानकारी के लिए बता दें, और थोड़े बहुत आप जानकार भी हैं। तो ये प्लेन एंगल की बात करते हैं तो ये 2D के एंगल हम लोगों को पढ़ाए गए हैं, और आगे जब हम बढ़ेंगे थोड़ा सा और आगे तो अपर क्लासेस में या इसी में आपको आगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक रूल होता है गॉस लॉ, वहाँ पे आपको सॉलिड एंगल की जरूरत पड़ सकती है। 3D में वो एंगल बनता है तो सॉलिड एंगल कहलाता है, तो उसके लिए आपको स्टेरेडियन की जरूरत पड़ेगी। और अभी तक जो एंगल आप लिखते आए हैं उसमें आप किसका इस्तेमाल करते थे, रेडियन का। अब बात करते हैं कि अगर हम मैकेनिक्स की बात करें तो उसमें केवल 3 ही चीजों को फंडामेंटल माना गया है, और वो फंडामेंटल क्या है, मास, लेंथ और टाइम। तो अगर मैकेनिक्स की हम बात करते हैं तो मैकेनिक्स इनिशियली मास को, लेंथ को और टाइम को, इनको ही फंडामेंटल यूनिट मान के चलती है। लेकिन ये जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं है कि इन्हीं को मानना है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोई फोर्स दे दे और एक्सीलरेशन दे दे, और फोर्स दे दे और मास दे दे। अगर इनको आप डिराइव्ड यूनिट मानते हैं तो इनके लिए जो फंडामेंटल क्वांटिटी बनेगी वो एक्सीलरेशन हो सकती है, क्योंकि इसके लिए एक छोटा सा फार्मूला है F बराबर m। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि ये जरूरी नहीं है कि आप मास को, लेंथ को और टाइम को ही फंडामेंटल माने। कुछ ऐसे केसेस हैं, कुछ ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जिनमें इनका खेल बिगड़ जाता है। तो हमारे कहने का मतलब ये है, लेकिन जनरली यही मान के चलते हैं कि मास हो गई, लेंथ हो गई, टाइम हो गई, इनको ही हम मैकेनिक्स में फंडामेंटल मानते हैं। इसकी बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आगे एक चैप्टर है डायमेंशन, जिसको आप बीमा कह सकते हैं। तो वहां पर जो है आपको इन सब चीजों के बारे में अभी अगर आप थोड़ा सा जाने रहेंगे तो आपके समझ में आएगा कि मैकेनिक्स में मास, लेंथ और टाइम को ही फंडामेंटल क्यों मानते हैं, क्योंकि वहां पर
कुछ इक्वेशंस लिखने होते हैं बड़े बड़े फार्मूलों को छोटा करके, तो उनके लिए जो है वो डायमेंशंस का इस्तेमाल करते हैं। एक चैप्टर है पूरा, विमीय विधि या विमीय पद्धति जो भी कह सकते हैं आप, डायमेंशनल एनालिसिस कहते हैं उसको, विमीय विश्लेषण कहते हैं। तो वहां पर आपको इनकी बातें समझ में आएंगी। अब एक नई चीज की बात आती है कि चलिए सीजीपीए ने डिसाइड कर दिया है कि हम यूनिट्स जो हम बताएंगे उसी को आपको जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर मानना है। तो कितने प्रकार की यूनिट बनाई गई? तो अभी जो यूनिट हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसको कहते हैं एसआई यूनिट, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। और उस सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट में यही 7 टाइम्स के लोग हैं जो फंडामेंटल में है। लेकिन उससे पहले कुछ यूनिट्स बनाई गई थी, जैसे एक यूनिट बनाई गई थी एमकेएस, एक यूनिट इसमें बनाई गई थी सीजीएस, एक यूनिट इसमें मानी गई थी एफपीएस। अब आप कहेंगे ये सब क्या होता है सर? तो ये अलग अलग कंट्रीज में कुछ लोगों ने सीजीएस पे काम करना शुरू किया। अब सीजीएस का फुल फॉर्म क्या है वो आप जान लीजिए, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। इसको कहते हैं सीजीएस सिस्टम यूनिट का, जिसमें आपको लेंथ हमेशा सेंटीमीटर में नापनी है, आपको मास हमेशा ग्राम में मेजर करना है, और टाइम हमेशा आपको किस में लेना है? सेकंड में। तो यह कहलाता है सीजीएस सिस्टम, और इसको गासियन सिस्टम भी कहते हैं। तो पहली जो आपको बात समझ में आनी चाहिए कि यूनिट्स में भी कैटेगराइजेशन हुआ। सबसे पहले सीजीएस की बारी आई, जिसको कहा जाता है सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड सिस्टम, या गासियन सिस्टम, जिसमें लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में, और टाइम को किस में लिया गया? सेकंड में। दूसरा नंबर जो आया वो कहलाया एफपीएस सिस्टम। अब ये क्या है? फुट, पाउंड और सेकंड। तो लेंथ जो थी वो फुट में नापी गई या फीट में नापी गई, जो आपका मास था वो पाउंड में नापा गया, और टाइम जो सेकंड था पहले वाले में वो अभी भी बना हुआ है। इस सिस्टम को, फुट पाउंड सेकंड सिस्टम को भी कई कंट्री में इस्तेमाल किया गया। और तीसरा नंबर जो आया वो आया एमकेएस का। अब एमकेएस क्या है? इसमें लेंथ जो है वो मीटर में आ गई है, जो मास है वो केजी में आ गया है, और जो टाइम है वो सेकंड में आ गया है। अब आप अगर ध्यान से देखें तो यहां जो फंडामेंटल आपके पास लिखे हुए हैं उसमें क्या कहीं आपको सेंटीमीटर दिख रहा है? नहीं, मीटर दिख रहा है। क्या आपको इसमें कहीं लंबाई में फुट दिख रहा है? नहीं, यहाँ मीटर दिख रहा है। तो ये जो अंतिम क्वांटिटी आपके पास लिखी है, अंतिम जो यूनिट लिखी है, यूनिट सिस्टम लिखा है एमकेएस, इसमें मीटर, किलोग्राम और सेकंड है। और ये तीनों के तीनों अगर आप देखें तो यहाँ पर मीटर लिखा है, यहाँ किलोग्राम लिखा है, यहाँ सेकंड लिखा है। तो अब ये 3 अलग अलग सिस्टम अलग अलग कंट्रीज में इस्तेमाल होते थे। कुछ लोगों ने अपनी थ्योरीज को, अपनी एक्सप्लेनेशंस को, अपने इक्वेशंस को सीजीएस यूनिट में लिखना शुरू किया, कुछ लोगों ने एफपीएस यूनिट में लिखना शुरू किया, कुछ लोगों ने एमकेएस में लिखना शुरू किया। अब समस्या वही फिर आई, हमने आपसे कहा था कि अगर अलग अलग कंट्री के लोग अलग अलग कंट्री में जाके पढ़ें तो फिर जो सीजीएस में पढ़ के आया है वो एमकेएस में क्या करे, जो एमकेएस पढ़ के आया है वो एफपीएस में क्या करे। तो सबके लिए दिक्कत होने लगी। उसके लिए नियरली 1971 में एक कॉन्फ्रेंस बैठाई गई, जिस कॉन्फ्रेंस की मैं बात कर रहा था, सीजीपीएम। और उन सीजीपीएम वालों ने कहा कि बहुत हो गया अब तमाशा, अब दिक्कत बढ़ने लगी है, इसलिए हम लोग मिलकर बैठक कर लेते हैं और इस बैठक में ये डिसाइड करते हैं कि अब सारी कंट्री वाले जो पढ़ाएंगे वो किस यूनिट में पढ़ाएंगे। तो उसके लिए एक सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट बना, एसआई यूनिट। और इस एसआई यूनिट को ही आज की डेट में हम लोग प्रीवियस क्लास की भी बात कर सकते हैं आप, 6th में, 7th में, 8th में, 9th में, 10th में, 11th, 12th में, सब में जहां भी पढ़ते हैं उन सब जगह हम लोग अभी किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? एसआई यूनिट का। इसको कहते हैं सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, अंतरराष्ट्रीय पद्धति है ये। तो ये कॉन्फ्रेंस के बाद डिसाइड हुआ 1971 से पहले जिसके जो मन में आया, ऑल आर फ्री टू चूज यूनिट अकॉर्डिंग टू देयर फैसिलिटी, अकॉर्डिंग टू देयर रिलीफ, अकॉर्डिंग टू देयर कन्वीनियंस। जैसा जिनका मन किया, जैसे जिनकी इच्छा हुई, जहां जो चाहे वो लिखना शुरू कर दिया। तमाम सारे फॉरेन राइटर की बुक अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको अलग अलग यूनिट्स मिलेंगी। तो हम कुल मिलाकर आपको ये कहना चाहते हैं कि यूनिट्स का जो खेल है वो ये हुआ कि 3 तरह की पहले यूनिट्स बनाएंगे, सीजीएस, एफपीएस और फिर एमकेएस। और उसके बाद में जो है सबको मिला के एक अंतिम यूनिट बनाएगी, जिसको कहा गया कि अब एसआई यूनिट में सारे लोग काम करेंगे। ये सीजीपीए ने अपने कॉन्फ्रेंस में कहा।
और आज की डेट में हम लोग एसआई यूनिट का ही इस्तेमाल करते हैं। अब उस एसआई यूनिट का मतलब क्या है? अब एक बेसिक छोटा सा सवाल है कि एमकेएस सिस्टम और एसआई सिस्टम में क्या अंतर है? अक्सर हम लोग भी बोलचाल की भाषा में करते सर जो एमकेएस है सर वही एसआई है सर, या सर जो एसआई है वही एमकेएस है। थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है। एमकेएस में केवल और केवल 3 लोग हैं, मीटर, किलोग्राम और सेकंड। लेकिन अगर आप एसआई यूनिट की बात करें तो इसमें 7 लोग हैं। तो ये एक बेसिक डिफरेंस हुआ एमकेएस में और एसआई में कि एमकेएस की अगर कोई बात करता है तो सिर्फ और सिर्फ 3 ही समझा जाए, लेकिन अगर कोई एसआई यूनिट की बात करता है तो उनके लिए फिर आप 7 की बात करें। और कुछ और भी प्रैक्टिकल यूनिट इस्तेमाल हुई बाद में, जैसे आप एक नाम सुना होगा लाइट ईयर, हिंदी में कहते हैं प्रकाश वर्ष। अब ये तो इसमें कहीं दिख नहीं रहा, और आप जानते हैं प्रकाश वर्ष तारों की दूरी नापने के लिए इस्तेमाल होता है। तो ऐसी यूनिट कहां से आई सर? ये तो सर एफपीएस में नहीं है सर, ये तो सर सीजीएस में नहीं है सर, ये तो सर एमकेएस में नहीं है, ये तो सर एसआई में भी नहीं है। तो कुछ यूनिट्स फिजिक्स में ऐसी भी इस्तेमाल होती हैं जो इनके अंतर्गत नहीं है, तो उसमें बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। फिजिक्स जो है वो धीरे धीरे नीड के अकॉर्डिंग चलती है। जैसी जैसी आप एक सेंटेंस पढ़ते होंगे कि आवश्यकता जो है वो आविष्कार की जननी है, तो जैसे जैसे आपको नीड होती जाती है वैसे वैसे लोग उसी हिसाब से यूनिट्स बनाते हैं। तो कुछ प्रैक्टिकल यूनिट हैं जिनकी मैं बात कर रहा था, कि लाइट ईयर हो गया, उसकी आप बात कर लीजिए। लाइट ईयर भी एक प्रैक्टिकल यूनिट है, प्रकाश वर्ष कहते हैं हिंदी में। और एक अक्सर आप पढ़ते होंगे इंजन, लोग कहते हैं मेरी गाड़ी या मेरा इंजन इतने हार्स पावर का है, तो इसमें हार्स पावर भी कहीं नहीं दिख रहा है। तो ये भी एक यूनिट हुई, ये भी एक प्रैक्टिकल यूनिट है। जिस तरह से लाइट ईयर एक प्रैक्टिकल यूनिट है, उस तरह से हार्स पावर भी एक प्रैक्टिकल यूनिट है। और अगर आप बात करें तो आपको कुछ पुराने लोग मिल जाए तो वो बताते हैं कि हम इतने मील चल के आए हैं, हम उतने मील चल के आए हैं, लोग मीलों चले। अब ये मील क्या है, ये भी इसमें कहीं नहीं दिख रहा है, तो ये भी एक प्रैक्टिकल यूनिट है। तो इस तरह से आपको ये समझना चाहिए कि यूनिट्स को पढ़ने के लिए पहले आपको क्वांटिटीज पढ़नी पड़ेंगी, फंडामेंटल क्वांटिटीज, डिराइव्ड क्वांटिटीज, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। अब फंडामेंटल आप जानते हैं जिनको किसी और से डिस्क्राइब न किया जा सके। डिराइव्ड क्या है, जो फंडामेंटल से बनती हो। सप्लीमेंट्री में सिर्फ 2 लोग हैं, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। इन सब की बात इधर हुई। यूनिट्स की जब बात चलती है तो उसमें कितने प्रकार के लोग हुए? सीजीएस बनाया गया, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। एफपीएस बनाया गया, फुट पाउंड सेकंड। तीसरा बनाया गया मीटर किलोग्राम और सेकंड। और इन सब के ऊपर एक बैठक, एक लोगों का दबाव, एक लोगों की सहमति और एक मानक, एक स्टैंडर्ड, जिसको आप सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट कर सकते हैं। सही, ये 1971 की बात करते हैं, वहां पर ये डिसाइड किया गया है। और उसके बाद से लेकर के हम सारे लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? एसआई यूनिट का। तो इतना जो है वो आज के लेक्चर में था। आप सबसे एक और निवेदन है कि आप लेक्चर देखते जरूर हैं, लेकिन आप लेट कर निद्रा वाली अवस्था में न देखें। अगर आप इसे पढ़ें तो कम से कम हम लोग या हम जो मेहनत कर रहे हैं उसका आपको लाभ हो। आप लेक्चर देखिए और तमाम स्रोत आपके पास हैं, उनसे आप पढ़िए और कॉपी कलम लेके बैठिए ताकि आप इसमें से कुछ चीजें नोट कर सकें। तो आज के लेक्चर में आपने क्या क्या पढ़ा है, वो ये है कि स्कोप क्या था फिजिक्स का, वो हम लोगों ने जो है वो डिस्कस कर लिया है। एक्साइटमेंट क्या है फिजिक्स के, वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। और यूनिट क्या है वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। अब यूनिट में तमाम अलग अलग जो है वो कैटेगराइजेशन हुआ तमाम, और स्केल की जो है जरूरत पड़ी। स्केल की हिंदी होती पैमाना, जिनको आप जो है वो 10 के मल्टीपल की बात करते हैं, 10 पावर 1, 10 पावर 2, 10 पावर 3 एटसेट्रा। तो इन सब की जो बात होगी वो हम लोग अगले लेक्चर में करते हैं। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और लॉकडाउन जब तक चल रहा है तब तक इस तरह की सेवाएं चलती रहेंगी। और बीएससी के स्टूडेंट्स से मेरा जो है विशेष आग्रह है कि आप परेशान ना हो। ये सारे सेक्शन इंटरमीडिएट के हैं, तो थोड़ा सा बेसिक चल रहा है, घबराइए नहीं। आप में से बहुत सारे लोग पढ़ाते लिखाते भी हैं, उनके लिए भी थोड़ा यूजफुल हो सकता है। तो आगे धीरे धीरे हम लोग बीएससी के सिलेबस की तरफ बढ़ेंगे। 2-3 लेक्चर और